हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान के चैप्टर रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के पार्ट 9 को। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हाइड्रोजन आबंध। देखिए, हाइड्रोजन आबंध एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इसकी मदद से आप अनेक यौगिकों के भौतिक गुणों में होने वाले अपवादों की व्याख्या बड़े आसानी से कर सकते हैं। खास तौर से इसका यूज आपको क्लास 12 में बहुत अधिक करना है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। तो अगर सिंपली हमको बताना है तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आबंध एक प्रकार का आकर्षण बल है जो हाइड्रोजन और उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के बीच लगता है। और अगर इसको एक्सप्लेन करके अगर आपको समझाना हो कि ये कैसे बनता है तो सिंपली देखिए, होता क्या है कि जब हाइड्रोजन बहुत ही उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के साथ जुड़ता है, जैसे बहुत ही ज्यादा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे उसमें होते हैं फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन। फिर ऑक्सीजन, फिर क्या होता है? नाइट्रोजन। तो जब हाइड्रोजन इन बहुत ही ज्यादा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के साथ जुड़ता है तो ऐसे समय होता क्या है कि जो वहां पर ये इनके साथ जब भी जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? सहसंयोजी आबंध। तो जब इनके साथ सहसंयोजी आबंध द्वारा हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऐसे समय में जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो एकदम बीच में नहीं होता है, वो बल्कि इन उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों की ओर खींच जाता है। इस कारण इन तत्वों पर आ जाता है आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आ जाता है उतनी ही मात्रा में आंशिक धनावेश। इन्हीं ऋणावेश और धनावेश आ जाने के कारण इन विपरीत आवेशों के मध्य एक प्रकार का आकर्षण बल काम करने लगता है और उसी आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आबंध। देखिए, सिंपल सी बात है, जब हम इसको एक अच्छी एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं HF अणु को। HF अणु को अब देखिए, HF अणु में हो क्या है, जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा है और इसके साथ जुड़ा रहता है सहसंयोजी बंध के रूप में। कैसे जुड़ा रहता है? देखिए, वहां ये इस तरह जुड़ा होता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन इस तरह जुड़ा होता है। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 3 6 1 7। अब यहाँ पर 7 होता है तो आप जानते हैं कि 8 पूरा करने के लिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा और हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो ऐसे समय में देखिए, यहाँ पर एक सहसंयोजी क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। अब आप एक चीज और सोच रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता तो इसके में 8 हो जाता है और हाइड्रोजन H+ भी बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि दोनों अधातु है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अधातुओं के बीच जो है सहसंयोजी बंध बनता है, विद्युत संयोजी नहीं बनता है। तो दोनों अधातु है तो इनके बीच इस प्रकार बंध बनेगा। अब थोड़ा सा बंध की क्वालिटी पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, आपको ध्यान देना इस बंध की क्वालिटी पर कि ये हाइड्रोजन है और इधर फ्लोरीन है और इसके बीच में देखिए एक सहसंयोजी बंध है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, इस फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है हाइड्रोजन के अपेक्षा बहुत ही ज्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब कि यहाँ सहसंयोजी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति, तो इसकी शक्ति इन इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्या है? बहुत ही ज्यादा है और हाइड्रोजन की बहुत ही क्या है? कम। तो ऐसे समय यहाँ सहसंयोजी बॉन्ड तो होगा लेकिन इसकी शक्ति खींचने की ज्यादा है, इस कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में न रह के ये किस ओर होंगे? फ्लोरीन की होंगे और होंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये सहसंयोजी बॉन्ड बनेगा लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे एकदम बीच में ना होकर किधर होंगे? फ्लोरीन की ओर खींचे होंगे केवल। अब जब ये फ्लोरीन की ओर खींचे होंगे तो देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश? माइनस आवेश। अब माइनस आवेश, इलेक्ट्रॉन वाला जो माइनस आवेश है ये जिसके भी पास जाएगा तो जाहिर सी बात है उस पर कौन सा आवेश लाएगा? ऋणावेश लेके आएगा। माइनस है, अगर किसी के पास माइनस जा रहा है जितना नजदीक जाएगा उस पर उतना ही ऋणावेश आता जाएगा। पूर्ण रूप से चला गया, अगर पूरा का पूरा चला गया तो पूरा ऋणावेश, लेकिन यहाँ पूरा तो आ नहीं रहा है, आंशिक रूप से आ रहा है तो इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, मतलब इसके अगल बगल का क्षेत्र ऋणावेशित हो जाता है। तो इस पर आ जाता है आंशिक ऋणावेश जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं माइनस डेल्टा से। माइनस डेल्टा बताता है कि यहाँ पर फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ गया है। वही अगर बात करें हाइड्रोजन की तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? माइनस। तो अगर किसी से माइनस दूर जाएगा तो उस पर क्या जाएगा? धनावेश। और इस पर आ जाता है आंशिक धनावेश क्योंकि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, आंशिक जा रहा है। तो इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है किसमें? HF अणु में। अब सोचिए आप कि जहां पर ये हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF का अणु ढेर सारा रखा रहेगा, अब वहां क्या होने वाला है? तो वहां पर होगा क्या कि ये देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन मतलब कई सारे अणु बना दे रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, ढेर सारे अणु होंगे। अब कहीं
हाइड्रोजन क्लोराइड रखा होगा तो एक तो अणु होगा नहीं, ठीक है, वहां असंख्य लाखों करोड़ों में अणु होंगे। तो देखिए अब क्या होगा कि जितने भी अणु होंगे उस पर इस कंडीशन, ये वाली कंडीशन हो जाएगी कि यहाँ HF ऐसे ढेर सारे उसमें अणु होंगे और सबके बीच क्या होगा, सहसंयोजी बॉन्ड होगा। और जाहिर सी बात है अगर एक अणु में ये ऐसा कंडीशन होता है तो हर अणु पर यही कंडीशन होगा, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। अब देखिए हर एक अणु पर धनावेश ऋणावेश हो जाता है। इस कारण होता क्या है कि एक यहाँ पर ये जो इसमें का ऋणावेश है, वो जो ऋणावेश है वो अगले वाले धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अब इतना तो आप भी जानते होंगे कि प्लस वाला जो होगा माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये प्लस माइनस आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे को खींचने लगते हैं, ठीक है, एक दूसरे खींच के आपस में क्या होंगे, चिपकना शुरू कर देंगे, ठीक है। कहीं भी अगर प्लस माइनस रहेगा तो आपस में क्या होगा, मिल जाएगा, एक दूसरे को खींच लेंगे। ये सब के सब यहाँ पे क्या होंगे, खींच लेंगे, ठीक है। इधर और भी बना दे रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ एक और HF बना देते हैं, ये प्लस और ये हो गया माइनस। तो यहाँ भी ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। देखिए ये आकर्षित करेंगे तो हमने इसको बॉन्ड के रूप में नहीं दर्शाया बल्कि एक पॉइंट के रूप में या इसको कटी लाइनों के रूप में दर्शाते हैं। हाइड्रोजन बंध को हम लोग ऐसे लाइनों के रूप में दर्शाते हैं, छोटे छोटे, तो छोटे छोटे लाइनों के रूप में दर्शाया है। तो यही जो आकर्षण बल यहाँ लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, इसी आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन आबंध। तो हाइड्रोजन आबंध क्या है, एक प्रकार का आकर्षण बल है। और आपने समझ लिया कि ये कब लगता है, जबकि ऐसी कंडीशन आती है कि हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है। देखिए हाइड्रोजन ऐसा नहीं और लोगों के साथ भी जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो उस पर ये नहीं उत्पन्न होगा। अगर हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ जुड़ता है तब भी इस पर धनावेश और इस पर ऋणावेश होगा, लेकिन क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता इस फ्लोरीन से बहुत ही कम है, इस कारण ये उतना अधिक इनको नहीं खींच पाएगा। और जब ज्यादा नहीं खींच पाएगा तो यहाँ पर जो आने वाला आवेश है वो भी क्या होगा, वो होगा कम। और जब ये कम होगा तो ये अपेक्षाकृत जो इससे बगल वाला अणु है उस पर बहुत अधिक आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा, मतलब उसको ज्यादा तेजी से नहीं खींच पाएगा। इस कारण वहां पर वो आकर्षण बल काम नहीं करता है। ये काम तभी करेगा, ये वाला आकर्षण बल यानी ये प्लस माइनस के बीच का आकर्षण बल तभी काम करेगा जब यहाँ पर प्लस और माइनस का जो आवेश है ये ज्यादा हो, इसकी मात्रा जो क्या हो, कुछ ज्यादा हो। तो जब इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तभी ये इतना होता है कि ये आकर्षण बल काम करता है, नहीं तो और किसी के साथ जुड़ने पर ये काम नहीं करता। तो आप सिंपली समझ गए होंगे कि ये हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। इसी तरह और अणु हम बना सकते हैं। अगर आपको बनाना है H2O में तो बिल्कुल H2O में बना सकते हैं। H2O में देखिए क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन है और इसके साथ जो है कि अगर हम जोड़ दें तो ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए इस पर क्या हो जाएगा, धनावेश, धनावेश, और इस पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश, ठीक है। और अगला अगर अणु इधर कोई ऑक्सीजन का होता है इस तरह, इसके साथ भी कंडीशन है कि इस पर होता है आपका धनावेश, इस पर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन धनावेश और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश, ठीक है। तो देखिए इनके बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। अगर कोई जल का अणु यहाँ होगा तो इनके बीच हो जाएगा, इधर जल का अणु है तो उसके बीच हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने मान लीजिए जल का एक अणु यहाँ बना दिया तो यहाँ भी देखिए कंडीशन, इस पर धनावेश, इस पर हाइड्रोजन पर धनावेश और इस पर ऋणावेश, तो यहाँ भी देखिए हो जाएगा। तो इस तरह जो है जल में भी होता है, ठीक है। जल का मतलब कि जब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा होता है तब भी हाइड्रोजन बंध बनता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया हाइड्रोजन बंध। अब हम लोग ये चीज देख लेते हैं हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता, कि कौन से हाइड्रोजन बंध प्रबल होते हैं, कितने प्रबल होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता मजबूती। तो देखिए सिंपली देख लेते हैं, हाइड्रोजन आबंध उतना ही मजबूत होगा जितना कि ये इस पर आने वाला आवेश ज्यादा होगा। आवेश जितना ज्यादा होगा मजबूती उतनी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो हमको पता है कि ये आवेश ज्यादा कब आएगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है वो ज्यादा खींचे। तो आपको पता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, फ्लोरीन की। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सबसे अधिक आवेश आएगा जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के। यहाँ पर जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ेगा तब सबसे अधिक आवेश आएगा। तो इनके बीच बनने वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सबसे क्या होगा, मजबूत होगा। दूसरे नंबर पर विद्युत ऋणात्मकता होती है ऑक्सीजन की। तो दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला जो होता है हाइड्रोजन बंध वो दूसरे नंबर पर मजबूत होता है। और सबसे कम मजबूत जो होता है और हाइड्रोजन वो किसके बीच, नाइट्रोजन के बीच जब हाइड्रोजन बंध बनता है तब होता है।
ठीक है। तो सबसे कम ये, इससे ज्यादा मजबूत ये हाइड्रोजन बॉन्ड और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है। तो ये होता है हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता क्रम, और आप जान चुके हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है इनकी विद्युत ऋणात्मकता के कारण। आगे हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। हाइड्रोजन आबंध के हम लोग देखते हैं प्रकार। तो सिंपली देखिए, हाइड्रोजन आबंध जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा जो होता है वो होता है अंत अणुक हाइड्रोजन आबंध, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दो प्रकार के हाइड्रोजन आबंध होते हैं। चलिए इनको भी समझ लेते हैं कि आखिर ये दोनों प्रकार क्या होते हैं। देखिए सिंपल सी बात है। पहला हम लोग देख लेते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। देखिए ये फर्स्ट है, ठीक है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? जब हाइड्रोजन आबंध दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच बनता है, तो ऐसे समय में जो हाइड्रोजन आबंध होता है उसे कहते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला हाइड्रोजन आबंध जो एचएफ में बना है, इसमें देखिए दो अलग अलग अणुओं के बीच में बना है। देखिए यहाँ पर ये एक अणु है और दूसरा हाइड्रोजन आबंध, ये देखिए दूसरा अणु, और इनके बीच हाइड्रोजन आबंध बना है। तो इस प्रकार जब दो अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन आबंध बनेगा, तो इस प्रकार के हाइड्रोजन आबंध को हम लोग कहते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। सिंपल एग्जांपल इसके हम दे रहे हैं। जैसे इसके एग्जांपल आपके क्या हो गए, HF हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O हो गया, ठीक है। देखिए H2O में भी अलग अलग अणुओं के बीच बन रहा है, ठीक है। अमोनिया ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं। तो ये सब सिंपल एग्जांपल है अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध की। 3 एग्जांपल याद रखिए, यही इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आगे चलते हैं दूसरा, और दूसरा जो होता है वो होता है अंत अणुक हाइड्रोजन आबंध। देखिए अंत अणुक हाइड्रोजन आबंध क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि जब हाइड्रोजन आबंध एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच लगने लगता है, तो उस हाइड्रोजन आबंध को हम लोग कहते हैं अंत अणुक हाइड्रोजन आबंध। यानी एक ही अणु रहेगा और उसके दो परमाणुओं के बीच जब ये बॉन्ड बनने लगे हाइड्रोजन आबंध, तो उसे कहेंगे अंत अणु। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे देखिए एक सिंपल एग्जांपल है कि हमने ले लिया यहाँ पर सिंपल जो है कि नाइट्रोफिनॉल ले लिया। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं, नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए आर्थो नाइट्रोफिनॉल में होता क्या है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल में देखिए कुछ इस टाइप की संरचना आती है। इधर बना दे रहे हैं, ठीक है, या इधर इसका बना देते हैं कि देखिए ये फिनॉल हम लोग किसको कहते हैं? ये देखिए यहाँ सिंपल बेंजीन रिंग के साथ जब एक OH जुड़ जाता है तो इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर NO2 जुड़ जाता है तो इसे कहते हैं नाइट्रोफिनॉल, और इस स्थान को हम लोग आर्थो कहते हैं, तो इसको कहेंगे आर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब आपके नहीं समझ में आ रहा हो कि ये कैसा एक अणु है, तो ये सब आपको क्लास 12 में पढ़ना है, इसलिए आपको ज्यादा बेटर, क्योंकि फिनॉल आपको क्लास 12 में पढ़ना है। क्लास 11 में भी आपको कार्बनिक रसायन में जब आप नामकरण पढ़ेंगे या कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत इसका जिक्र होगा, लेकिन मेनली ये सब चीजें आपको क्लास 12 में पढ़नी है। इसीलिए हमने बोला कि हाइड्रोजन आबंध क्लास 12 में बहुत अधिक बार आने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक अणु है, ठीक है। अब इस अणु को हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा इसको फैलाते हैं संरचना के रूप में। देखिए इधर जो है क्या है, O है और इसके साथ H जुड़ा है, और इधर देखिए आपका क्या है, NO2 है, ठीक है। NO2 में देखिए ये क्या होता क्या है कि यहाँ पर होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से जुड़ा होता है एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा, और इधर एक उप सहसंयोजी बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका इस तरह इसका संरचना जब बनाएंगे तो इस तरह बनने वाला है। अब यहाँ अब होता क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि इस ऑक्सीजन और इसके कारण यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इन पर आंशिक धनावेश ऋणावेश हो जाता है, और ये एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इनके बीच बनने लगता है हाइड्रोजन आबंध। इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच बन जाता है हाइड्रोजन आबंध। तो इस प्रकार का हाइड्रोजन आबंध कहलाएगा अंत अणुक हाइड्रोजन आबंध, क्योंकि वो एक ही अणु में बन रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पर एक बड़ा हम बनाते हैं तो हो सकता है आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर जो है ले लेते हैं हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड लेते हैं। ठीक है, यहां भी हम लोग आर्थो ले लेते हैं, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड ले लेते हैं। देखिए आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड कैसे होता है कि इसमें भी बेंजीन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बेंजीन होता है और इसमें क्या होता है कि एक जगह जुड़ा होता है यहाँ पर OH और इसके बगल वाले में होता है CHO। ठीक है, CHO जुड़ा होता है और इसके जस्ट बगल में OH जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग आर्थो कंडीशन करते हैं। ठीक है, आपको बाद में पढ़ना है कि इसे आर्थो करते हैं। ठीक है, आर्थो मेटा पैरा ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसको थोड़ा सा बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए सिंपल वही चीज यहाँ भी होगा कि देखिए यहाँ O के साथ कौन जुड़ा है, H। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ CHO जुड़ा है, तो यहाँ देखिए ये C होता है। ठीक है, और इस C के साथ डबल बॉन्ड O होता है और इधर होता है H। ये CHO की संरचना आप पढ़े होंगे, इसे हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। क्लास 10th में ही आप पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, और 11th में बहुत विस्तार से पढ़ना है। तो ये देखिए यहाँ भी, यहाँ ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस पर आंशिक धनावेश ऋणावेश आ जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा है। तो ऐसे समय इस हाइड्रोजन के साथ जो है कि यहाँ पर ये एक बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। इसी बॉन्ड को कहते हैं, मतलब एक आकर्षण बल लगता है और यहाँ पर आकर्षण बल जो होता है उसको भी हम लोग हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। और इस प्रकार के हाइड्रोजन आबंध को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन आबंध। अच्छा देखिए, ये तो बताना है आपको भूल गए कि हाइड्रोजन आबंध को हम लोग केवल ऐसे ही लिख देते हैं, हाइड्रोजन आबंध इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, पूरा नाम न लिख के हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने देख लिया अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध। अब हम लोग चलते हैं मेन कि अभी तक हाइड्रोजन आबंध हम लोग पढ़ क्यों रहे थे, इसकी यूज कहाँ कहाँ किया गया है। तो देखिए इसकी मदद से हम लोग तमाम अपवादों को जो है बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हम लोग इसकी मदद से किन किन जो है किन किन चीजों को सॉल्व करने वाले हैं, या इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करने वाले हैं, या इसकी मदद से हम लोग किन यौगिकों की व्याख्या करते हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं और इसको पहले मिटा देते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन आबंध के आधार पर हम लोग पदार्थों के भौतिक गुणों में होने वाले अपवादों की व्याख्या कैसे करते हैं, या हाइड्रोजन आबंध बनने से जो पदार्थ होते हैं उनके भौतिक गुणों में कैसे कैसे परिवर्तन आ जाते हैं। देखिए हाइड्रोजन आबंध के कारण जो परिवर्तन आते हैं वो जो होते हैं वो भौतिक गुण में परिवर्तन आते हैं। तो हम लोग भौतिक गुणों के ही परिवर्तनों को देखने वाले हैं। देखिए यहाँ हमने कुछ भौतिक गुणों में परिवर्तन लिख दिया, जैसे भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है हाइड्रोजन आबंध के कारण, क्वथनांक में परिवर्तन हो जाता है, जल में विलेयता में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब भौतिक गुण है। अब देखिए कैसे परिवर्तन होता है, तो देखिए भौतिक अवस्था में कैसे परिवर्तन आता है। देखिए जब हाइड्रोजन बंध जो है अणुओं के बीच में लगने लगता है तो अणु क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। और आप जानते हैं कि जब अणु पास पास आ जाते हैं तो जिनमें ज्यादा पास पास अणु होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं ठोस, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं तो द्रव, और एकदम दूर दूर होते हैं तो वो क्या होते हैं, गैस। तो सिंपल आपने समझा होगा कि ठोसों के बीच में जो अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है बहुत ही ज्यादा होता है, द्रवों के बीच उससे कम और गैसों के बीच सबसे कम होता है। तो सोचिए अगर हाइड्रोजन आबंध एक एक्स्ट्रा बल अगर कहीं किसी अणु के बीच में काम करने लगे तो जाहिर सी बात है उसके अणु क्या हो जाएंगे, पास पास, और पास पास आने से उसकी भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए H2O को देख लीजिए, फेमस एग्जाम्पल देख लीजिए H2। अब आप जब ऑक्सीजन के ग्रुप में जाएंगे तो आप पाएंगे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है, दोनों की संयोजकता एक ही है, दोनों के ग्रुप भी है, दोनों के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर इनके साथ आप हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो इसके साथ आपका H2O बनता है और इसके साथ बनता है H2S। ये दोनों कंडीशन बनती हैं। अब ध्यान से देखिए H2S ये जो है ये हाइड्रोजन ये H2O से भारी है, क्योंकि सल्फर का जो परमाणु भार होता है वो ज्यादा होता है, जिस कारण ये भारी है और ये हल्का है। तो नियमानुसार जो है भारी चीजों की बाहरी चीज जो होते हैं वो ज्यादा सघन होते हैं, यानी नियमानुसार इसको भारी होने की वजह से होना चाहिए आपका क्या, लिक्विड, और इसको होना चाहिए गैस अवस्था में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। H2O एक क्या है, द्रव है, लिक्विड, जबकि H2S एक क्या है, गैस है। अब सिंपली
होना चाहिए ऐसा कि इससे ज्यादा सघन अवस्था इसकी होनी चाहिए, यानी अगर ये द्रव है तो इसको कम से कम ठोस होना चाहिए था या इसको भी द्रव होना चाहिए था। लेकिन उल्टा ये भारी होते हुए भी गैस है, तो इसका एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल यहाँ पर आप केवल और केवल इसका एक्सप्लेन हाइड्रोजन आबंध के द्वारा ही कर सकते हैं। हाइड्रोजन आबंध के द्वारा व्याख्या किया जाता है कि इसमें बनता है हाइड्रोजन आबंध, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं बनता है। हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण यहाँ जल के अणुओं के बीच में आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे अणु पास पास आ जाते हैं और उनकी अवस्था द्रव हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन आबंध न बनने के कारण इसके अणु में आकर्षण बल नहीं होता है, जिससे अणु दूर दूर होते हैं और इसकी अवस्था क्या होती है, गैस अवस्था। सेम एग्जाम्पल कंडीशन हम लोग देखते हैं HF और HCl में। आपने देखा होगा कि HF क्या है, एक द्रव है, और जबकि HCl एक प्रकार का क्या है, गैस है। ठीक है, HCl एक गैस है, इसको आप लोग लिक्विड मत समझिएगा। आप लोग प्रयोगशाला में देखते होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल, तो वो अम्ल क्या होता है कि वो HCl को जल में घोलकर उसका विलयन रहता है। ओरिजिनल में जो HCl एक प्रकार क्या है, गैस है। तो सोचिए इसको होना चाहिए था, ये द्रव है तो कम से कम इसको द्रव या ठोस तो होना ही चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया। तो उसका भी रीजन है कि इसमें बनता है हाइड्रोजन आबंध, जिससे अणु पास पास आ जाते हैं और इसकी अवस्था द्रव आ जाती है, इसमें नहीं बनते हैं, तो ये क्या होता है, गैस। ठीक है, सिंपल बता दिए। अब हम लोग चलते हैं कार्बनिक रसायन में, तो वैसे वहां भी देखेंगे। जैसे एल्केन हो गया, ठीक है, जैसे एल्केन हो गया, एल्कोनों को आप लोग जानते होंगे। जैसे एल्केन में मतलब कि अभी हमने लिख दिया C2 और H6 लिख दिया, ठीक है, या हमने लिख दिया C3 और H8 लिख दिया, इन सब चीजों को लिख दिया, तो ये सब गैस है, ये सब गैस है। लेकिन अगर हम यहाँ कहीं लिख दें कि C2H5OH, ऐसे लिख दे एल्कोहल, इसको एथिल एल्कोहल कहते हैं, तो ये क्या है, द्रव है, लिक्विड है। अब देखिए इससे ज्यादा परमाणु इसमें, यानी एक भारी अणु है, फिर भी इस भारी अणु को होते हुए भी गैस है, लेकिन ये द्रव है। तो इसका रीजन यही है कि इसके अंदर हाइड्रोजन आबंध बन गया है, O से H जुड़ने के कारण हाइड्रोजन आबंध बना है, तभी ये लिक्विड में आ गया है। तो ये आप समझ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अब कहीं भी ऐसा देखिएगा कि भौतिक अवस्था में ऐसे परिवर्तन हो रहा है, तो एक बार आप सोचिएगा कि इसमें हाइड्रोजन आबंध बन सकता है। आगे चलते हैं क्वथनांक में परिवर्तन। देखिए क्वथनांक को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए क्वथनांक किन बातों पर निर्भर करता है, तो क्वथनांक जो होता है वो इन बातों पर निर्भर करता है कि जो अणु है उनके बीच कितना आकर्षण बल लग रहा है। इसके साथ साथ एक दूसरा कंडीशन है जिस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है अणु के भारीपन पर। कोई भी अणु जितना भारी होगा उसका क्वथनांक उतना ही क्या होगा, ज्यादा होने वाला है। जो भी पदार्थ भारी अणुओं से मिलकर बना है उनका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा, और हल्के अणुओं से जो मिलकर बना है उनका क्वथनांक क्या होता है, कम। और दूसरा निर्भर करता है आकर्षण बल पर। अब देखिए होता क्या है, हाइड्रोजन आबंध के कारण हल्के अणुओं का भी क्वथनांक जो कम होना चाहिए तो वो ज्यादा हो जाता है। जैसे देखिए सिंपल, अगर हम इन्हीं में ले लें तो इनमें तो साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है, फिर भी दिखा देते हैं। जैसे H2O हो गया और H2S हो गया। अगर इसका हम लोग निकालेंगे अणु भार तो इसका 18 होता है। देखिए 2 और 16 कितना हो गया, 18, और इसका 32 तो कितना हो गया, 34। नियमानुसार आप देखेंगे तो इससे ये बहुत ज्यादा भारी, लगभग 2 गुना भारी है। तो उस हिसाब से इसका क्वथनांक, ये भारी होने से इसका क्वथनांक क्या होना चाहिए, ज्यादा, और इसका कम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता उल्टा, जस्ट इसका अपोजिट है कि इसका क्वथनांक हो जाता है अधिक और इसका होता है बहुत ही कम। और इसका इतना कम होता है, ये तो सामान्य परिस्थिति में गैस अवस्था में होता है, मतलब इसका क्वथनांक माइनस में चला जाता है। और इसका तो आप जानते हैं क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसका रीजन है कि इसके बीच बनने वाला हाइड्रोजन आबंध, जब अणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंध बन जाता है तो उनको तोड़ने के लिए बहुत अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और जब बाहर से आप अतिरिक्त ऊर्जा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, और इस कारण जो है क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या है, एक प्रकार का टेम्परेचर है। तो जब आप ऊर्जा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि ज्यादा ऊर्जा लेकर वो चीज उसका क्वथन होगा, यानी वो बॉइलिंग करेगा। तो ऐसे समय में जो ज्यादा ऊर्जा देने से इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और क्वथनांक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। मतलब अगर इनको आपको उबालना है या इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करना है तो ऐसे समय पर इनको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर पर इनको ले जाना पड़ेगा। और क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध जिसको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे तमाम चीजें आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अभी C2H5 और OH, एक ये ले लिए, ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया C2H5 और यहाँ ले लिया Cl, ठीक है। ध्यान से देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, बस यहाँ OH है, Cl। और अगर अणु भार देखेंगे तो इसका ज्यादा है और इसका कम है। लेकिन जब क्वथनांक की बात करते हैं तो ये इसका क्वथनांक होता है बहुत ही ज्यादा और इसका क्वथनांक होता है बहुत ही क्या होता है, कम।
अब कोई आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है, तो कारण है कि इसमें बनता है हाइड्रोजन आबंध, जिसको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण इसको अधिक ऊर्जा देते हैं, जिससे ये जो है इसका टेम्परेचर अधिक हो जाता है और ये मतलब इसका क्वथनांक भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो सिंपल सी बात ये आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन आबंध जिनमें जिनमें होता है उनका क्वथनांक उनके जो समकक्ष होते हैं, उनके जो समकक्ष होंगे, उनके जैसे होंगे, उनसे उनका क्वथनांक बहुत क्या होगा, ऊंचा होगा। ठीक है, ये आपको क्लास 12 में ये सारी चीजें मिलेंगी, ये अल्कोहल भी मिलेगा और ये हेलो एल्केन भी आपको वहां मिलने वाला है। तो सारी चीजें वही पे आपको मिलने वाली है और हम वही से उठा के बता भी आपको रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जल में विलेयता। अब देखिए जल में विलेयता कंडीशन ये है कि जनरली जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो जल में घुलते हैं। अकार्बनिक जैसे हमने HCl ले लिया, ये अकार्बनिक है, इसमें कार्बन नहीं है तो ये जल में घुलेगा। हमने ले लिया यहाँ पर जो है कोई दूसरा ले लिया, जैसे हमने ले लिया NaCl, ठीक है, हमने ले लिया Ca या हमने ले लिया NaOH। तो देखिए ये कार्बन से मिलकर नहीं बना, ये अकार्बनिक पदार्थ है। तो जनरली अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो या जो ध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो जल में जो है जाके क्या होते हैं, घुल जाते हैं, यानी विलय हो जाते हैं। लेकिन कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो जनरली अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और कार्बनिक पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर आप तेल लेंगे, जैसे पेट्रोल ले लिए तो क्या है, कार्बनिक पदार्थ, मिट्टी का तेल या डीजल ले लिए, ऑयल ले लिए, सामान ऑयल ले लेते हैं, सब कार्बनिक पदार्थ है। तो देखिए ये जल में नहीं घुलते हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थों का कंडीशन है कि वो जल में नहीं घुलेंगे। अभी आप इन सबको जल में घोलेंगे तो ये कार्बनिक पदार्थ नहीं घुलेंगे। लेकिन यहीं पर एक अपवाद आ जाता है कि कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो जल में घुलते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से कार्बनिक पदार्थ है जो जल में घुलते हैं, तो वही कार्बनिक पदार्थ जल में घुलेंगे जो जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं। अगर कोई कार्बनिक पदार्थ जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकता है तो वो जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। यही कारण है कि ये जो अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, ये जल में क्या होता है, घुल जाता है। आपने इसको जल में घुलते हुए देखा होगा, आपने शराब देखी होगी, ये शराब ही है, इसी से शराब बनता है, मतलब इसी का विलयन होता है। देखेंगे जल में घुल जाता है। तो उसका रीजन है कि ये जो है इसमें हाइड्रोजन आबंध बनता है। सोचिए अगर हाइड्रोजन आबंध नहीं बनता तो शराब में जल कोई भी नहीं मिला पाता। तो कितना जो है विशेष है हाइड्रोजन आबंध। देखिए ये है, ये C2H5Cl, ठीक है, क्लोरोएथेन, ये देखिए जल में नहीं घुलेगा। क्यों जल में नहीं घुलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आबंध नहीं बना सकता है। लेकिन ये देखिए हाइड्रोजन आबंध बना सकता है, तो ये जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ये जल में घुल जाएगा, लेकिन ये जल में नहीं घुलता, क्योंकि आप जानते हैं क्लोरीन हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है। तो ये जल में घुलेगा, ये नहीं घुलेगा, ऐसे तमाम चीजें आपको मिलने वाली। अच्छा, आपने चीनी देखा होगा, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ये जल में घुलता है क्योंकि इसमें बनते हैं ढेर सारे हाइड्रोजन आबंध, यानी ये जल के साथ ढेर सारा हाइड्रोजन आबंध बना सकता है। इसीलिए चीनी जो होता है जल में बहुत अधिक घुल जाता है। सेम कंडीशन ग्लूकोज की भी है, C6H12O6, ये भी जल में घुलता है, उसका कारण भी हाइड्रोजन आबंध। तो सोचिए हाइड्रोजन आबंध के कारण जो है कितने सारे जो है परिवर्तन हो जा रहे हैं। अभी आपसे कोई पूछे कि बताइए CH3COOH ये जल में घुलेगा कि नहीं, तो सिंपल आप देखेंगे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, मतलब जल में क्या होगा, घुलेगा। कोई आपसे इस तरह का पूछ दिया कि जो है यहाँ पर मान लीजिए ऐसा कोई कंडीशन पूछ दिया कि CH3 CH2 और यहाँ पर I, ऐसे पूछ दिया कि बताइए ये जल में घुलेगा कि नहीं, तो क्या होगा, जल में नहीं घुलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आबंध बनाने वाला जल से कोई भी नहीं है। तो ये सिंपल आपका ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पर आपने हाइड्रोजन आबंध के बारे में हमें लगता है सब कुछ जान लिया। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था और बड़ा ही सिंपल था, तो हमें लगता है कि आप इसके बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। तो इस हाइड्रोजन आबंध के साथ साथ यहीं पर ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। तो अब हम लोग ये चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, ये पार्ट 9 था, तो यहाँ पर चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नए चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर नया चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।